हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 8 से लेके 14 मार्च आपको 2025 के देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपने लेबर इंस्पेक्टर का अगर पेपर दिया था तो आपको उसमें बहुत सारे करंट अफेयर हमने कराए हुए थे, वो आपको सॉल्व मिले होंगे। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो पेपर में करंट अफेयर की वेटेज बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको करंट अफेयर समझ में भी आ रहा होगा और आप इसे पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि पहले आप क्या कवर करते हैं, प्रीवियस वीक रिवीजन करते हैं आप, तो आई होप आपने पुरानी शीट कवर करी होगी और पुरानी शीट के अकॉर्डिंग जो जो चीजें क्वेश्चन बनते होंगे वो आप इसके आंसर मुझे दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पहला अपना सेक्शन शुरू करते हैं जिसका नाम आता है अपॉइंटमेंट एंड पर्संस इन न्यूज। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है और जो लोग जो मतलब ऐसे लोग जो किस में रहे हैं बच्चे, न्यूज में रहे हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शुरू करते हैं और जो जो फैक्चुअल बनता होगा वो जरूर जोड़ेंगे इसके साथ का। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, हम बात करते हैं कि IBA, अब इंडियन बैंक एसोसिएशन। अब हमारे दिमाग में आएगा क्या ये कोई बैंक है, क्या ये RBI के अंदर काम करता है या कोई अलग सी एंटिटी है? तो गौर करने वाली बात है, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है ये अलग एंटिटी है, मतलब एक अलग सी बॉडी है जो कि किससे डील करती है बच्चे, जो कि डील करती है, या फिर आप ऐसा भी इसको कह सकते हो, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। कैसी बॉडी है बच्चे यहाँ पे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि किससे डील करती है बच्चे, बैंकिंग इंडस्ट्री से डील करती है। गौर करना, किससे डील करती है बच्चे, बैंकिंग इंडस्ट्री से डील करती है। इसका मेन एम क्या रहता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन का मेन एम क्या है? सबसे पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन रखना। ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन रखना किस सेक्टर में बच्चे, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा, आप ऐसा कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखना या एक गुट बनाकर रखने का काम किसको सौंपा गया है, यहाँ पर इंडियन बैंक एसोसिएशन को दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं बेटा, ये बहुत सारे इश्यूज से डील करती है। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज बोलने का मतलब हो गया जितने भी बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी कौन डील करता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन डील करता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं न्यूज पे और न्यूज क्या कहती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये वाला बॉक्स आप पहले पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, कहता है द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज द एपेक्स बॉडी रिप्रेजेंटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। अब इसके अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं, क्या सरकारी बैंक आते हैं कि प्राइवेट बैंक आते हैं? तो गौर करने वाली बात है, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक भी आते हैं, इसी के अंदर प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, फॉरेन बैंक भी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं और इसी के अंदर कोऑपरेटिव बैंक और बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी बॉडीज इस IBA के अंडर काम करती है। तो पहले ये बॉडी क्लियर करो कि बॉडी काम क्या करती है। तो बॉडी किसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है? तो मैंने आपको बता दिया कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी इशू होगी उससे डील करती है। जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं उनके बीच में कॉपरेशन बनाने का काम करती है कौन सी बॉडी? IBA। तो ये आपने यहां पर याद रखना है। ठीक है, आइए अब आते हैं न्यूज़ पे और न्यूज़ क्या कहती है इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है मुंबई बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या निकला आपके पास कि IBA के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गौर करना है, IBA के हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलते हैं और इसके MD यहाँ पर क्या किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, सॉरी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए गए हैं, सॉरी, और उनका नाम क्या आता है बच्चे? तो उनका नाम आता है अतुल कुमार गोयल। क्या नाम आता है उनका? अतुल कुमार गोयल जो है, जो कि पहले MD और CEO थे किसके बच्चे? पंजाब नेशनल बैंक के, और अब इनको क्या बना दिया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव इसका बनाया गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ जाएगा कि IBA के नए प्रेसिडेंट या नए चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने हैं? तो आपका आंसर निकल कर आएगा, आंसर होगा आपके पास अतुल कुमार गोयल। ये आप आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए ये बॉडी कब बनी थी तो आपने गौर करना है, 26 सितंबर
1946 को इस बॉडी को क्रिएट किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आईबीए की। और आईबीए के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो आप याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब ये आईबीए बना था तो लगभग इसमें 22-23 बैंक थे जिनका कोलैबोरेट मतलब जिनको इकट्ठा कह सकते हो आप कि जिनके ऊपर काम किया जाता था। अब 247 या 250 के आसपास बैंक हो चुके हैं या बैंकिंग कंपनीज हैं जो इसके अंडर काम कर रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने किससे सक्सीड करा है, तो गौर करने वाली बात है, सुनील मेहता को सक्सीड करा है। और अब कौन बने हैं, तो अतुल कुमार गोयल इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास कवर होता है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर, ठीक है। आइए सेकंड वाला क्या कहता है समझते हैं और जो इसके साथ बनता होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्या लिखा है, लिखा हुआ है रेनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या आता है आपके पास, डॉक्टर हिमांशु पाठक। इनको क्या बना दिया गया है बच्चे, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किसका, तो किसका बनाया गया है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। गौर करने वाली बात है, किसके बने हैं ये चेयरपर्सन या फिर किसके कह सकते हैं आप डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक इसके क्या बने हैं बच्चे, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये निकल गया हमारे पास कि ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कि इस इक्री सैट, अब मैं इसको इक्री सैट बोलूंगी, आप समझ लेना, इक्री सैट जो है वो किसके लिए, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पहला तो हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिल गया हैदराबाद। और हैदराबाद प्रेजेंट डे कहां पर आता है बच्चे, तेलंगाना में आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हैदराबाद से एक फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल लो अपने पेपर के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे है, तो हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। याद रखना है कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। और इंडिया का सबसे यंगेस्ट स्टेट, ठीक है, यंगेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बना ना, तो यंगेस्ट स्टेट कौन सा आता है आपके पास, 2 जून 2014 को कौन सा वाला बना था बच्चे, तो आप याद रखेंगे तेलंगाना बना था, ठीक है। क्लियर हो गया। और तेलंगाना की राजधानी भी क्या आती है आपके पास, हैदराबाद आती है, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा फैक्चुअल आपके पास। अब गौर करते हैं कि क्या ये बॉडी काम करती है। याद करिए मैंने आपको कुछ दिनों पहले पढ़ाया था कि जो क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट हमारा चेंज होता जा रहा है, हम सबको पता है, ठीक है। उस क्लाइमेट का असर आपके ऊपर मेरे ऊपर तो पड़ ही रहा है, ठीक है, पर उसका असर एग्रीकल्चर पे भी तो पड़ रहा है ना यार, ठीक है। तो क्या किया जाता है बच्चे, इस बॉडी का काम क्या है कि ऐसे एरियाज जो कि क्या है बच्चे, ड्राई है, कैसे एरियाज जो कि ड्राई हैं, जो कि शुष्क है पूरे के पूरे, और वहां पर एग्रीकल्चर करना, और एग्रीकल्चर करके आप ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसी फसलों को लगाना जहां पे पानी वगैरह कम चाहिए होता है। याद करो मैंने आपको कई बार बताया ऐसी कौन सी फसलें आती हैं अपने पास, इसके लिए अपने पास आते हैं मिलेट्स, जिसमें क्या क्या आता है मिलेट्स में, याद करो ज्वार, बाजरा, ठीक है, याद रखेंगे आप ज्वार, बाजरा, और एक क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, रागी, ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह बेटा, ऐसी जगह, ऐसी ड्राई एरिया जहाँ पे कृषि की जा सकती है, जो कि ऐसे मतलब ऐसे ड्राई एरियाज जहाँ पे कृषि की जाए, पर कृषि कैसी वाली, अब यहाँ पे धान नहीं लगा सकते हैं आप, चावल नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत चाहिए। तो ऐसी फसलें लगाई जाए जिससे जो किसान है उसका भी अपलिफ्टमेंट हो सके और इन जगहों पर क्या किया जा सके, फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जा सके, मतलब अनाज को भी, अनाज का संग्रहालय बन सके ताकि आने वाले समय पर किसी भी एरिया को प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। याद करो हमने कुछ टाइम पहले अभी किसके बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था जो वाइट चना होता है जिसको हम छोले भटूरे भी खाते हैं यार, तो जो वो वाइट वाला चना होता है उसकी बहुत सारी वेराइटीज आई थी, ठीक है, क्योंकि वो भी कैसी वाली फसल है, वो भी ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बॉडी एक्चुअली में ड्राई एरियाज में काम करती है, ये ड्राई लैंड पर काम करती है, जहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, जहां पर अनाज की प्रॉब्लम है, उस अनाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम ये करती है। क्लियर हो गया। इसके साथ क्या लिखा हुआ है,
इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जो कहाँ पर है बच्चे, इंडिया में। क्योंकि हेडक्वार्टर कहाँ पर मिला है आपको, इसका बताना ज़रा सा। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है, हेडक्वार्टर मिलता है हमें कहाँ पर, तेलंगाना, हैदराबाद में। क्लियर हो गया सबके पास, यहाँ तक क्लियर है। और याद रखना किन एरिया के ऊपर मेन फोकस रहता है इस बॉडी का, तो ध्यान रखना एशिया और अफ्रीका में मेन जोर रहता है इस बॉडी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही दो रीजन्स है बेटा, या फिर ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट है, या कहाँ पर आते हैं, इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक आते हैं जहाँ पानी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो मोदी सरकार ने भी पिछले साल नहीं 2023 में, सॉरी हाँ 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहा था, क्योंकि सारा जोर किसके ऊपर था, ऐसी फसलों के ऊपर जिनको पानी थोड़ा सा कम चाहिए होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वाली बात भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और इसके साथ अगर हम कुछ फैक्चुअल जोड़ना चाहें तो वो ये जोड़ सकते हैं। अब एग्रीकल्चर आया है तो गौर कर लेते हैं दो तीन चीज़ों के ऊपर। एग्रीकल्चर आया है तो हमें याद रखना है किसके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो आप गौर करेंगे इट इज़ एसोसिएटेड विद ग्रेन्स, फसलों के साथ एसोसिएटेड था, या क्रॉप्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और मेन जोर किसके ऊपर दिया गया था, व्हीट एंड राइस के ऊपर दिया गया था। ठीक है, कब चला था ये, तो आप गौर करेंगे 1960s का टाइम पीरियड था जब क्या चला था, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। ठीक है, उसके अलावा व्हीट, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ड्वार्फ व्हीट। ठीक है, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटे व्हीट कह सकते हैं। तो जो ड्वार्फ व्हीट है वो कहाँ से लाया गया था, मेक्सिको से लाया गया था, ताकि इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा एक फैक्चुअल हम जोड़ सकते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान देंगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में कौन आते हैं, तो वर्ल्ड में आते हैं नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना है आपने। ठीक है, और इंडिया में पूछेगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, MS स्वामीनाथन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और जब भी हम MS स्वामीनाथन की बात करते हैं, इनकी डेथ अभी पिछले साल हुई है शायद, हाँ तब इनकी डेथ हुई थी, और इनको 2024 में क्या दिया गया बच्चे, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ये आप इसके साथ ऐड यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। ये वर्ल्ड के फादर आ गए, और MS स्वामीनाथन कौन आ गए, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मिलेट्स किस किस से मिलकर बनते हैं, ज्वार बाजरा और रागी, इनसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला बढ़ते हैं, अगला सेक्शन। अगला सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पे, नेशनल, और इसके बारे में भी बात करके खत्म करते हैं इसको। ठीक है, आइए क्या कहता है यहाँ पर, सब समझते हैं इसको और फिर इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, आप सब ने, अब इस न्यूज़ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ लेती हूँ। पहले आप सब ने AI के बारे में सुना हुआ है, आप सब ने सुना हुआ है। ठीक है, AI का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले ये समझो AI का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि जब भी हम किसी भी मशीन को अपनी तरह इंटेलिजेंट बनाते हैं, ठीक है, या उसके अंदर इंटेलिजेंस डालते हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देते हैं। जब भी हमसे बोले कि फादर ऑफ AI कौन आते हैं, तो MC कार्थी, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। MC कार्थी कौन आ जाते हैं आपके पास, फादर ऑफ AI आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये तो AI क्लियर हो गया। अब AI के साथ यहाँ पर बात करो, क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, कहता है US से बेस्ड कॉर्सेरा इंक्रीज या इनकॉर्पोरेशन कह सकते हैं, एक ये लीडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी रिपोर्ट को पेश करा। रिपोर्ट का टाइटल था क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव AI स्किल। जनरेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चे, देखो जैसे आप इसको समझो जरा सा, नाम पे क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पर नाम क्या रहा है बच्चा आपके पास, जब भी, मतलब इसका मतलब ऐसा, आप ऐसा समझ सकते हो कि जब AI मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब वो कोई चीज़ जनरेट करता है। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मान लेते हैं कि जैसे मान लो हमें किसी एक जानवर है, मान लेते हैं बिल्ली है, ठीक है, हमें बिल्ली के बारे में स्टडी करनी है। बिल्ली के बारे में मतलब एक आप ऐसा कह लो कि आपने मशीन को किसके बारे में ज़्यादा बता दिया, कैट के बारे में समझा दिया, तो उस
कैट से रिलेटेड उसने आपको पूरी की पूरी चीज़ें जनरेट, अब मैं जब भी कैट बोल रही हूँ तो वो एआई क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जनरेट कर रहा है कि उसकी पिक्चर ये होती है, कैट इतने टाइप की होती है, वो उसका साइंटिफिक नेम, सब कुछ वो क्या खाती है, क्या पीती, सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। उस वाले डेटा को आप क्या कह देते हैं, जनरेटिव एआई भी आप उसे कह सकते हैं। तो बोलने का मतलब हो गया बेटा कि जनरेटिव एआई के अंदर जो है टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गए, साउंड हो गया, ऑडियो हो गया, इसको जनरेट किया जाता है, तो इसे आप जनरेटिव एआई कह देते हैं। ठीक है, अब आइए क्या बोल रहा है ये न्यूज़, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो ये न्यूज़ आई है बेटा, ये न्यूज़ कह रही है कि जो क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव स्किल्स, ठीक है, तो जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल का जो गैप है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कहता है इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन रहा है किसमें, जनरेटिव एआई एडॉप्शन में। रिकॉर्डिंग 1.3 मिलियन एनरोलमेंट कहाँ पर देखे गए हैं, 2024 में देखे गए हैं। कॉर्सेरा डेटा जो है वो रिवील करता है कि इंडियन वुमेन की अगर हम बात करें, ये डेटा मार्क करने वाला होगा, इंडियन वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द all learners but make up only 29.6 of the total generative AI enrollment, और कहता है रैंकिंग सेकंड ग्लोबली इन फीमेल जनरेटिव AI पार्टिसिपेशन। ठीक है, हम सबको पता है बेटा पहले लड़कियों को एक पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, और अब आई रही हैं वो, तो फिर इन सब चीज़ों को भी सीखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन्स का रोल यहाँ पर बताया गया है। तो ग्लोबली वुमेन अकाउंट 32%, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कितना बोला गया, द इंडियन वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द लर्नर्स, पर अगर हम एनरोलमेंट में देखें कि कितने लोगों ने एनरोल करा है इसके अंदर, तो वो कितनी है, 29.6, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। कहता है जनरेटिव AI enrollment from India have surged fourfold, with women showing an impressive 296% growth, surpassing 191 growth seen among the men। ठीक है, तो अब ये सीखने का पर्सपेक्टिव है, और जब आप सिखाते हैं किसी चीज़ को तो लोग सीखते ही हैं, तो यहाँ पे इस सेंस में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में आते हैं कि क्या ये यहाँ पर कहता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला ट्रिपल स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर हमारे पेपर के लिए फिर से क्वेश्चन बनेगा अब आपके पास यहाँ पे। अभी पिछले ही साल 57th टाइगर रिजर्व आया था, अगर आपको याद होगा, पिछले ही साल दो इकट्ठे बने थे ना, दो इकट्ठे नहीं सॉरी, आगे पीछे बने थे। 57th वाले का नाम था रतापानी, क्या नाम था उसका, रतापानी टाइगर रिजर्व। और रतापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर था बच्चे, तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो कौन सा था, तो वो 57th था, और अब कौन सा बन गया बच्चे, तो अब बन गया 58। आते हैं, बात करते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आओ। कहता है यूनियन मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, भूपेंद्र यादव, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने अनाउंस करा है कि जो माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, अब वो 58th नंबर का क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनेगा, इंडिया का 58th बनेगा। पर अगर हम बात करें कि कितने टोटल टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, तो 8 थे, और अब कितना वाला बनेगा वहां पर, तो अब बनेगा 9वां। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। तो मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है, इंडिया का कौन सा वाला है, तो इंडिया का 58th आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, सुनो, आपको याद होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह आती है, जगह का नाम आता है ग्वालियर। क्या नाम आता है आपके पास, ग्वालियर। जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री कराते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ था कि ग्वालियर में कौन बैठते थे, तो सिंधिया बैठते थे। कौन बैठते थे बेटा, सिंधिया। सिंधिया टाइटल कह सकते हो आप यहाँ पे, हाँ सिंधिया एक टाइटल ही हुआ आपके पास यहाँ पे। तो कौन बैठा करते थे बच्चे वहाँ पे, सिंधिया बैठा करते थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका नाम, मतलब इस नेशनल पार्क का नाम कहाँ से आता है, तो इसका नाम आता है महाराजा, ध्यान से सुनना, महाराजा माधव राव, क्या नाम है उनका, महाराजा माधव राव सिंधिया, इनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम है। और नेशनल पार्क का नाम क्या पड़ता है, अब राजा रूजा तो नहीं लगा सकते हैं, क्या नाम है इसका, माधव नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है अदर टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो बांधवगढ़ और कान्हा, कान्हा के बाद पन्ना, पन्ना के बाद संजय सॉरी, और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं पन्ना, पन्ना वहां पर माइंस भी हैं, एंड पन्ना माइंस आर फेमस फॉर डायमंड, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है सतपुरा आपके पास पेंच, उसके बाद है विरंगाना दुर्गावती, और उसके अलावा आता है आपके पास कौन सा, रतापानी वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और रत्तापानी क्या बना था बच्चे, 57th टाइगर रिजर्व, और 58th कौन सा वाला बनता है, माधव नेशनल पार्क, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगला कहता है ये कहाँ पर आता है बच्चे, तो ये शिवपुरी में आता है, याद रखना, और ग्वालियर चंबल रीजन के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। और चंबल रीजन की जब भी आप बात करते हैं, चंबल रीजन को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो डाकू मत बोल देना वहाँ पर, आप याद रखेंगे इसे एक्चुअली में जाना जाता है किसके लिए, बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है। ये आप ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ते होंगे, किसके लिए जाना जाता है, बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए इसको जाना जाता है। कहता है इंडिया इज़ द होम ऑफ ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, और विद अप्रॉक्सीमेटली 3682 टाइगर्स अभी हमारे पास हैं। तो ये डेटा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक का भी? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके साथ का ही और क्या क्या फैक्चुअल बनता है इसके बारे में बात यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आइए मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बता देती हूँ, ठीक है। गौर करो, देखो बेटा, हम सबको पता है कि इंडिया का पहले नेशनल एनिमल, जब हम बात करते हैं तो नेशनल एनिमल पहले हमारे पास क्या था, लायन था, याद रखेंगे आप, ठीक है। या आप इसे लॉयन कहते हैं, जो भी आप कहते होंगे। तो पहले हमारे पास नेशनल एनिमल क्या था बच्चे, लॉयन था। पर याद करो जैसे जैसे करके हंटिंग बढ़ती चली गई टाइगर्स के ऊपर, तो हमने 1 अप्रैल 1973 को क्या लॉन्च करा था, तो आपको याद होगा हमने लॉन्च करा था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या लॉन्च करा था बच्चे, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को हमने कहां से स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार क्लियर करा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भी कहां पर आता है, उत्तराखंड में, वहां से हमने इसे स्टार्ट करा था, ठीक है। और 1973 के बाद हमारा नेशनल एनिमल भी चेंज हो गया, और हमारा नेशनल एनिमल क्या आ गया आपके पास, टाइगर आ गया, ठीक है। जब हम टाइगर्स की बात करते हैं बेटा, जब भी हम टाइगर्स की बात करते हैं तो टाइगर्स हमें 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक आते हैं येलो स्ट्रिप वाले, आपको पता होगा, और एक कौन से आते हैं, वाइट वाले, सॉरी वाइट कलर के होते हैं, और उसके ऊपर कैसी स्ट्रिप्स होती हैं, तो ब्लैक और ब्राउन कलर की क्या दिखती हैं आपको, स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं किस वाले टाइगर की, जब हम बात कर रहे हैं किसके वाले की, जो अभी हम प्रोजेक्ट टाइगर वाली बात कर रहे हैं, वो हम इसकी ज़्यादा बात कर रहे हैं, येलो वाले की बात कर रहे हैं। तो जो टाइगर आपने कहाँ पर पढ़ा, जो भी टाइगर रिजर्व ये वाला बना, वो येलो स्ट्रिप वाले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको याद होगा व्हाइट वाला जो था, उसका अभी अभी एक ब्रीडिंग सेंटर खुला था, और वो ब्रीडिंग सेंटर भी कहाँ खुला था, व्हाइट वाले के लिए भी, तो आपको याद होगा पिछले किसी करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश इसका आंसर निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको, मध्य प्रदेश को ही हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको, हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी इसे हम कह देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इंटरनेशनली बात करें बेटा, तो इंडिया ने इंटरनेशनली एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यह मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका आइडिया भी किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे जब 50th एनिवर्सरी चल रही थी किसकी बच्चे, प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर की क्या चल रही थी, 50th एनिवर्सरी चल रही थी, तो हमने 2019 में ये आइडिया दिया था पीएम मोदी ने कि ऐसा एक अलायंस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद अप्रैल 2023 को एक ऐसी बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या आता है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। क्लियर हो गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल टाइगर डे, गौर करना, इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को हर साल हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास यहां तक का। आई होप आपको यहाँ तक पहले चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको पता होगा तो 5 स्पीसीज़ हैं, ठीक है। 5 स्पीसीज़ आती हैं किसकी यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे स्पीसीज़, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये आप देख लेना इसके साथ का। 5 स्पीसीज़ आती हैं किसकी बच्चे यहाँ पे, टाइगर की, जिसमें से सॉरी टोटल 7 है, 7 स्पीसीज़ आती हैं किसकी, टाइगर की, जिसमें से 2 इंडिया में नहीं मिलती हैं। उसमें से एक का नाम क्या है, प्यूमा, और एक का नाम क्या आता है, जगुआर। ये
आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर पूरा का पूरा जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आता है न्यूज़ की क्या कहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगली न्यूज़ क्या कहती है बेटा आपके पास यहाँ पे, इसके बारे में क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो कहता है इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ था, ये पिछले साल की न्यूज़ है बेटा, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे लिखा होगा ये पिछले साल की न्यूज़ है। हाँ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा, है ना। रुको वहीं से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, यहाँ से बताती हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है इंडिया को इलेक्ट किया गया है कि वो चेयरमैनशिप संभालेगा किसकी, 68th सेशन की, किसकी बच्चे, यूनाइटेड नेशन कमीशन और नारकोटिक ड्रग्स। तो ये बहुत बड़ी बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ड्रग्स की अगर हम बात करें, जिसको हम UNCND भी कह सकते हैं। ये बॉडी एक्चुअली में ड्रग्स रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम, सारे के सारे इश्यूज से क्या करती है, डील करती है। और जैसे जैसे ग्लोबली ये भी देखती है कि किस प्रकार ड्रग्स का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ठीक है। मतलब लोगों में ड्रग्स का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है और उनको रोकने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, वो सारा काम कौन करता है, ये बॉडी करती है, ठीक है। अब गौर करना, एम्बेसडर शंभू एस कुमारन, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN इन वियना, एज्यूम द चेयरमैनशिप एट द यूनाइटेड नेशन ऑफिस। और कहाँ पर था इसका हेडक्वार्टर भी, वियना। तो ये जो ड्रग वाली जो बॉडी है इसका हेडक्वार्टर भी वियना में है और ये मीटिंग भी कहाँ पर हो रही है, वियना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये पहली बार होगा जब इंडिया इस पोजीशन पे बैठेगा और ग्लोबली लीडरशिप संभालेगा किसकी, ड्रग रिलेटेड पॉलिसीज को लेकर। उसके साथ कहता है ये जो सेशन है जिसमें कितने लोग आएंगे, 2000 डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 150 कंट्रीज, तो 150 कंट्रीज से लोग आएंगे। उसके बाद है अगर हम बात करते हैं आर्मेनिया से कौन होंगे, तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, इतने काम का नहीं है, पर इंडिया से कौन थे ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो जो ड्रग्स नारकोटिक्स वाला है इसकी स्थापना किसके अंदर की गई है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर की गई है। इसका मेन एम क्या है, जो इंटरनेशनल ड्रग्स हैं उन्हें क्या करना, कंट्रोल करना। इसका हेडक्वार्टर, गौर करना मैं इकोसोक की बात नहीं कर रही हूं, हम CND की बात कर रहे हैं। CND का हेडक्वार्टर कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। कब बनी थी ये बॉडी, 1946। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 53। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब ये समझ में आया आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, कि ड्रग्स से रिलेटेड इंडिया क्या कर रहा है, इसको चेयरमैनशिप संभाल रहा है और कौन सी मीटिंग इंडिया हेड कर रहा है, तो याद रखेंगे 68th वाली मीटिंग को इंडिया हेड कर रहा है, ठीक है। अब आओ और समझो मैं क्या बोलने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखो जब भी हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, याद करो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उसके पीछे से, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या बनाया गया था यूनाइटेड नेशन, इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी और पूरी की पूरी कोशिश की गई थी कि क्या ना होए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होए, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन ना हो। पर आप सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1939 से लेकर 45 के बीच में और इसी के बाद किसकी स्थापना की जाती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना की जाती है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलता है, तो न्यूयॉर्क आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ये टर्म यूनाइटेड नेशन किसने दी थी, तो आपको याद रखना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, रूजवेल्ट ने ये स्टेटमेंट, मतलब ये टर्म यहाँ पर दी थी। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो इसके 6 ऑर्गन है, ये मैं आपको पहले भी क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। कितने ऑर्गन है बेटा, इसके 6 ऑर्गन है, जिसमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अलावा एक आता है आपके पास यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, लिख लेंगे आप, फुल फॉर्म आप लिख लेना सेक्रेटरीट। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, कितनी बॉडी होगी, 4 आपके पास। उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और उसके अलावा एक आता है यूनाइटेड नेशन इकोसोक, क्या आता है इसका नाम यहाँ पर, इकोसोक, जिसका फुल फॉर्म क्या था आपके पास यहाँ पे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो ये 6 ऑर्गन आ गए और ये जो ऑर्गन आपने
लास्ट वाला पड़ा इसके अंदर आता है कौन सी वाली बॉडी, ये ड्रग कंट्रोल वाली बॉडी आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये इसके साथ आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, इंटरनेशनल, और देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब फ़ोनों की बात हो रही है, मोबाइल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो गौर करते हैं यहाँ पर द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हुई है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है बच्चे, तो बार्सिलोना, और बार्सिलोना कहाँ पर आता है, स्पेन में आता है आपके पास। और इंडिया से यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट कराया है कहाँ पर, इस वाले इवेंट के अंदर। थीम क्या थी इस इवेंट की, कन्वर्ज करना, कनेक्ट करना और क्रिएट करना। इसके अंदर की एरियाज किन किन मुद्दों पे बात हुई है, तो बात हुई है पहले 5th जनरेशन इनसाइड, एआई की बात हुई है, कनेक्ट एक्स की बात हुई है, एंटरप्राइज री इन्वेंटेड गेम चेंजर और डिजिटल डीएनए, इन सब चीज़ों के बारे में बात वहाँ पर की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब सीधी सीधी बात है बेटा कि मोबाइल इनोवेशन या मोबाइल नेटवर्किंग या फ्यूचर में कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात वहाँ पर की गई है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है और इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने वहाँ पर एक भारत पवेलियन भी ओपन करा था। ठीक है, तो ये लिख लेना, अगर आएगा क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज इतना काम का नहीं है। पर भारत पवेलियन को ओपन करा था ताकि टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में और चीज़ों को आगे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, अच्छा आगे कहता है जो 2026 की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होगी वो भी कहाँ पर होगी, वो भी कहाँ पर होगी, बार्सिलोना, स्पेन पे ही होगी। तो याद रखना, हमने भी कौन सी वाली पढ़ी, 2025 वाली, और 26 वाली भी कहाँ पर होनी है, वहीं पर होनी है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं क्या लिखा है। अगला आता है आपके पास यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, जो कि कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इन्होंने 24th एडिशन लाया है किसका, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025, और ये कहाँ पर हो रही है बच्चे, नई दिल्ली में ये कराई जा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार बता दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आता, टर्म कहाँ से ली गई है। आप मुझे बताएंगे इस बारी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, गौर करते हैं बच्चे, अगर हम इस पूरी की पूरी मीटिंग की बात करें तो ये पूरी की पूरी मीटिंग किसके ऊपर बात करेगी, तो ये बात करेगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनके ऊपर काम करेगी ये पर्टिकुलरली बॉडी। ठीक है, जिसकी मीटिंग कहाँ पर हो रही है, नई दिल्ली में हमारे पास हो रही है। थीम क्या चल रही है, तो पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रिलेटेड सॉल्यूशन। बेटा क्योंकि क्लाइमेट का ही तो असर है ना आपके ऊपर, हमारे ऊपर, फसल के ऊपर, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यार उन सब के ऊपर पड़ रहा है। कहता है अगर हम बात करें, ये एक एनुअल इवेंट है जिसे होस्ट करा था किसने, तो इन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको हम टेरी भी कह सकते हैं या तेरी भी कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पर याद रहे। ठीक है, तो कहता है द तेरी प्रेजेंटेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2025 किसको दिया गया यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे तो भारत जगदियो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गियाना, एंड मरीना सिल्वा, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ब्राज़ील। ठीक है, तो इन्होंने इसके साथ साथ एक अवार्ड भी दिया। इन दो चीज़ों को क्या दिया गया, इन दो लोगों को आप ऐसा कह सकते हैं क्या दिया गया, अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, और याद रखना बच्चे, जो ये टीरी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जिसको हम टेरी बोल रहे हैं, तेरी जो भी तुम्हें ठीक लगे, ये जो टीरी है बच्चे, ये एक्चुअली में थिंक टैंक है हमारे पास। आप बोलोगे थिंक टैंक तो नीति आयोग है, बिल्कुल वो भी है थिंक टैंक, पर ये थिंक टैंक किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बॉडी है जो पूरा का पूरा किससे डील करती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज से बात यहाँ पर करती है। क्लियर हो गया। उसके अलावा इंडिया का खुद का भी एक एम है, आप सबको पता होगा, जिसका नाम क्या था, नेट ज़ीरो एमिशन, और हमें कब तक करना है नेट ज़ीरो एमिशन, 2070 तक, जिसके लिए हम यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर सकें। ठीक है, चलें आगे, चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला आता है इंटरनेशनल टूरिज्म, एक मीटिंग हुई है और वो कहाँ पर हुई है बच्चे, बर्लिन इसका नाम है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ट्रैवल फेयर लगता है, जो कि कहां पर हुआ है बच्चे, बर्लिन, जर्मनी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आइए, कहता है मोटो क्या था इस साल का, द पावर ऑफ
ट्रेडिशन लिव्स हेयर। उसके बाद है ये जो 25वां एडिशन है जिसका आप नाम पढ़ेंगे पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर एसोसिएशन एंड वर्ल्ड टूरिज्म एविएशन, जो कि लीडर समिट है, वो भी कहाँ पर हुई है, कहाँ पर हुई बच्चे, तो ये बर्लिन में हुई। बर्लिन कहाँ पर आता है, जर्मनी में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और इसी का एक समिट किसने होस्ट करा, तो इंडिया ने भी करा। और इंडिया ने कहाँ पर करा बच्चे, तो आप याद रखेंगे गोवा में किया गया, ठीक है। उसके अलावा द पाटवा मतलब इसकी बात कर रहे हैं, द पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर एसोसिएशन, एक मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म के अंदर। और इसको यहाँ पर क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, तो आप याद रखेंगे ये वाला भी पॉइंट, ठीक है। तो अवार्ड दिया गया, इतना काम का है। और ये कहाँ पर हुई है, तो ये आपको जानने वाली है, ये कहाँ पर हुई है, बर्लिन में, ठीक है, ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है बेटा उसे क्या किया जा सके और आगे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और याद रखेंगे जो 25 ऑफ जनवरी आता है, 25 ऑफ जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि किस पर रिलायबल है, जिनकी इकोनॉमी एक्चुअली में इंडिया पे किस पर रिलायबल है, टूरिज्म में, जिसमें से एक एग्जांपल आपके पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट भी आ जाते हैं, ठीक है। कहता है Indian state Goa has won the 2 prestigious award at पटवा इंटरनेशनल अवार्ड। और पटवा के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, गुरुग्राम, ये आपने गुड़गांव सॉरी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब भी हम गोवा की बात करते हैं, आइए गोवा से 2-4 क्वेश्चन सीख लेते हैं। गोवा कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गोवा कौन सी नदी के किनारे है, मंडोवी नदी के किनारे गोवा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को हमने क्या करवाया था, लिबरेट कराया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन का नाम था आपके पास ऑपरेशन विजय, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और उसके अलावा 30 मई 1987 को हम गोवा को क्या करते हैं, हमने गोवा को स्टेटहुड दिया था, ये आप यहाँ पर क्लियर रखते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। और अभी जो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि ऑपरेशन विजय किसके साथ एसोसिएटेड था, तो हमारा आंसर था जब हमने गोवा को लिबरेट, अब गोवा ही अकेला लिबरेट नहीं हुआ था, इस दिन 3 टेरिटरीज थी, तो उसमें से एक है गोवा, एक था आपके पास दमन, और एक और का नाम क्या था बच्चे आपके पास, दीव, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा पहला राज्य था जहाँ पर पोर्टुगीज़ ने क्या इंट्रोड्यूस करा था बच्चे, तो आपको याद होगा पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस करा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल कवर किया जाता है, 44, ये आप इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। चलिए एक और हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है करंट अफेयर, अगला बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। आइए अगला कहता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करा है किसके साथ, तो ग्लोबल और क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के साथ, और इसके साथ साथ द ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन, उसके अलावा यूरोपियन कमीशन, और एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है, क्या नाम है इसका, आई क्लाइमेट एक्शन। बेटा देख लो, हर कंट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर पूरा जोर दे रही है, तो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है बच्चे कि हमें क्या करना है, ये जो आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट है इसको कितना पैसा मिलेगा, 3 मिलियन यूरोज मिलेंगे यूरोपियन कमीशन से। और एम क्या रहेगा कि भाई कोऑर्डिनेशन, साइनर्जी बनाई जाए किसमें, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ताकि ये क्या कर सकें, क्रिएट और मैनेज कर सकें किसको, क्लाइमेट रिलेटेड डेटा को, ठीक है। याद होगा आपको अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे थे, बताया था ना आपको ये वाला भी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, 100 चीज़ें हो रही हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, और वो भी हमारी वजह से। तो इन सब चीज़ों ने कोलैबोरेट करके किसके ऊपर जोर देना है, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जोर देना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा इट सपोर्ट्स की इनिशिएटिव जैसे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, आपको पता होगा अब हमारे मोबाइल सिस्टम पे एक ऐसा वार्निंग सिस्टम आई जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कहीं हेल स्टॉर्म होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आते हैं। उसके अलावा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच हो गया, उसके अलावा ग्लोबल हीट रेजिलियंस सर्विस। आप सबको बताए बच्चे कि हमने नेचर का इतना सत्यानाश करा हुआ है कि आने वाले टाइम पर बेटा मुझे लगता है एसी भी मतलब खत्म ही है, सब खत्म ही हो जाएगा। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद अगला,
अगला आता है इंडिया और कंबोडिया ने दोनों ने क्या करा यहाँ पर, आप ऐसा कह सकते हैं इनकी एक मीटिंग हुई है, ठीक है। वो मीटिंग जो हुई है बच्चे उसका नाम है थर्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। कहाँ पर हुई है, तो सियाम रीप, और ये कंबोडिया में ही आता है, ताकि हम और कंबोडिया आपस में रिलेशनशिप और आगे स्ट्रॉन्ग कर सकें। और किसके ऊपर जोर दें, तो कुछ मुद्दों पे जोर देंगे हम, उसमें से एक नाम है हेल्थ और एक क्या आता है आपके पास, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर हम जोर देंगे, ठीक है। कहता है कंबोडिया पार्टनर है किसका बच्चे, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। ध्यान देना किस तरफ आता है कंबोडिया, तो हमें याद रखना है किस तरफ आता है, ईस्ट की तरफ आता है। तो यहाँ पर हम उनके साथ एक पॉलिसी, आपको बताया था ना मैंने आपको पहले भी, और कहता है विजन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि कंबोडिया इस तरफ आता है ना आपके पास। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर ये इंडिया हो गया तो यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ कहीं पे हमारे पास कौन सी कंट्री आ जाती है, तो ये कंबोडिया हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। कहता है कंबोडिया एक अलाय भी है किसका, इंडिया का, ग्लोबल साउथ को लेकर, जो हमारा काम है। उसके अलावा इसके पीएम कौन है, हुन मिनट, कैपिटल क्या आती है, फोनम फेन, याद रखेंगे। और अब इसके साथ ही थोड़ा फैक्चुअल आपके लिए जोड़ा गया है, ठीक है। आपको पता होगा बच्चे कि वहां पर एक मंदिर भी है, अगर आपको पता होगा, जिसका नाम है अंगकोर वाट टेम्पल, ठीक है, सुना होगा आपने इसके बारे में जरूर, जिसका नाम है अंगकोर, ठीक है, वाट टेम्पल, ठीक है, जो कि कहाँ पर आता है आपके पास, जो टेम्पल आपको कंबोडिया में देखने को मिलता है। और इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बुद्धिज्म एज वेल एज हिंदू टेम्पल्स का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कहता है द टा फ्रोनम टेम्पल कंबोडिया इन कंबोडिया इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, याद रखेंगे, जहां पर इंडिया भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि टेम्पल है ना बेटा, हमारे राजाओं का कहीं ना कहीं उनके साथ लिंक रहा है। आपको याद होगा इंपीरियल चोलास आप सबने पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उनका एक लिंक था, जाने का रास्ता था वहां तक का, ठीक है। तो ये आप इसके साथ कनेक्ट कर रखेंगे, ठीक है। और हम और कंबोडिया बुद्धिज्म के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। बुद्धिज्म ही नहीं, हिंदुइज्म के साथ भी, पर अब बुद्धिज्म पे थोड़ा ज्यादा जोर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हमारे पीएम मोदी कहाँ पर गए हैं, मॉरिशस गए हैं, ठीक है। हमारे पीएम मोदी कहाँ पर गए हैं, मॉरिशस गए हुए हैं। और कितने दिनों की विजिट है वहाँ पर, 2 दिन की विजिट है। उन्हें किसने बुलाया था वहाँ पर, तो याद रखेंगे नवीन चंद्रन रामगुलम, ठीक है। कौन है ये उस समय पे, तो ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, मॉरिशस के। जब इन्हें बुलाया गया तो इसके साथ साथ 12 मार्च को उन्होंने क्या अटेंड करा, इनका 57th नेशनल डे भी इनका यहाँ पर क्या करा, इवेंट को पार्टिसिपेट करा, किसने, हमारे मोदी जी ने, ठीक है। याद रखना बेटा, मैंने आपको बहुत पहले मॉरिशस की एक न्यूज़ आई थी तब भी क्लियर करा था कि 12 मार्च को महात्मा गांधी ने लॉन्च करा था डांडी मार्च, ठीक है। और ये लोग महात्मा गांधी को बहुत ट्रिब्यूट देते हैं मॉरिशस वाले, तो इसीलिए वो अपना नेशनल कह सकते हैं आप डे, जैसे हम अपना नेशनल डे मनाते हैं कब, 15 अगस्त को, तो ठीक वैसे ये लोग कब मनाते हैं, 12 मार्च, जब गांधी जी ने क्या लॉन्च करा था, डांडी मार्च, जिसको आप लोग मोटा मोटा साल्ट सत्याग्रह भी हम यहाँ पर इसे कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके साथ क्लियर रखना है, ठीक है। और इसके साथ पूरा का पूरा वहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। और वहाँ पे चीफ गेस्ट बनते हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार बने, पहले भी गए हुए थे। तो पहले कब गए थे, 2015 में, और अब कब गए हैं, तो 2025 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और उनकी जो उनका नेशनल डे का परेड चल रहा था, उसमें हमारी इंडियन नेवी ने भी क्या करा है, पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। तो सीधे फैक्चुअल है, इसमें और कोई ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इसके साथ क्या 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 कहा गया है, इस विजिट के अंदर मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भी उनको दिया गया है। तो याद रखेंगे क्या नाम है इसका, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, याद रखेंगे आप। बोथ कंट्रीज साइंड मल्टीपल एग्रीमेंट, जिसके अंदर 8 MOU साइन हुए हैं। और याद रखना, अब पीएम मोदी ने पहले एक सागर इनिशिएटिव था, ठीक है, सागर इनिशिएटिव था, अब इसको नाम चेंज करके क्या बोल दिया उन्होंने, महासागर, जिसमें म्यूचुअल हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ये आप इसके साथ कवर करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें बेटा, ये इंडिया आ गया हमारे पास, यहाँ कहीं पे हमारे पास कौन सा सी आ गया, अरेबियन। तो जब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ कहीं पे आता है ना आपके पास मॉरिशस। तो कहीं ना कहीं हम इंडियन ओशन के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। प्लस अगर हम मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा है, कहाँ पर भी, साउथ अफ्रीका में भी, ठीक है। और याद रखना, ऐसे मोदी जी के पास 19 कह सकते हैं आप यहाँ पे प्रेस्टिजियस अवार्ड
अवार्ड हो चुके हैं, जिसमें से एक आपको ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आता है अगला सेक्शन। कौन सा आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसको भी पढ़ के वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो पीएम मोदी को ही फिर से एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चे? यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, जो कि हाईएस्ट नेशनल ऑर्डर है किसका? तो गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस का। ठीक है, बारबाडोस कहाँ पर आता है बच्चे? तो बारबाडोस एक कैरेबियन आइलैंड है। ठीक है, याद रखना कैरेबियन कंट्री है आपके पास ये। और जब भी हम बारबाडोस की बात करते हैं, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ समझो ज़रा सा, आपने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देखा हुआ है सबने। ठीक है, ऊपर कौन सी कॉन्टिनेंट आ गया? नॉर्थ अमेरिका। नीचे कौन सा आता है? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो साउथ अमेरिका के इस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ आता है कंट्री का नाम, जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं बारबोदास। तो आपको लोकेशन भी थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे मतलब देख लेंगे इसके साथ का। और किसने उनको, अच्छा पीएम मोदी खुद तो नहीं जा पाए वहाँ पर, तो उनके बिहाफ पे किसने यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पे रिसीव करा है। तो आप ये नाम पढ़ लेंगे इसके साथ का। इनका नाम है पवित्रा मरघरीता। ठीक है, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। और क्यों दिया जा रहा है ये अवार्ड? क्योंकि हम लोगों ने उनकी मदद करी थी किस टाइम पीरियड पे? जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, तब हमने इनकी बहुत मदद करी थी, और इसीलिए ये अवार्ड इन्होंने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। तो हमने इनकी मदद करी है और इसके साथ साथ इन्होंने हमें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड की अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी। और वो पहले कब हुई थी? तो याद करो, आपको कैरीकॉम सबमिट करवाई थी मैंने, और इसी के अंदर बोल दिया गया था कि इस प्रकार का अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखना बेटा, ये जो ऑनर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस है, ये किसको दिया जाता है? नॉन सिटीजन्स को, जिन्होंने बारबाडोस के लोगों के लिए या एज ए ह्यूमैनिटी उनके लिए बहुत सारे काम करे होंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला क्या आता है आपके पास? यूनेस्को TWAS अवार्ड। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या आता है आपके पास यहाँ पे? यूनेस्को का TWAS अवार्ड बात कर लेते हैं। कहता है सुमन चक्रवर्ती, जो कि कौन है? मैकेनिकल इंजीनियर हैं। किसके? IIT खड़गपुर के, वेस्ट बंगाल के अंदर। इनको वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड दिया गया है। क्यों बच्चा? क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है किस तरफ? इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इस अवार्ड को देने वाली बॉडी का नाम क्या है? यूनेस्को। आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और जब भी हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को कब बना था? तो 16 नवंबर 1945 को ये बॉडी बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, अब कहता है ये जो अवार्ड है ये कब से दिए जा रहे हैं? तो 1985 से। और ये किनको दिए जाते हैं बच्चा? ये उन साइंटिस्ट को दिए जाते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन किस तरफ है? साइंटिफिक नॉलेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ है। ठीक है, तो कितना कैश मिलेगा इनको? तो आप याद रखेंगे $10,000 10,000 अलॉन्ग विद द कोमेमोरेटिव प्लेक वगैरह मतलब नाम प्लेट सब कुछ मिलेगा। ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है AM ट्यूरिंग अवार्ड। अब पहले AM ट्यूरिंग के बारे में पढ़ो ताकि आपको क्लियर होए। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। कहता है AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो किसके नाम पर दिए जाने वाला अवार्ड है? तो एलन M ट्यूरिंग, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें एक बात तो पता चल गई कि जो ट्यूरिंग अवार्ड है वो किसे दिया जाता है? जो मैथमेटिक्स की फील्ड में लोग एक्सेप्शनल काम करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, गौर करने वाली बात है, आज तक किसी भी भारतीय को ये अवार्ड नहीं मिला है। तो पहले आपने ये याद रखना है। इसी को हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। जैसे रमन मैगसेसे अवार्ड को हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहते हैं, वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग की फील्ड का नोबेल प्राइज कहते हैं। तो डॉक्टर एंड्रियो बार्टो और रिचर्ड सटन, जो कि जिन्होंने किसके ऊपर काम करा है? रीएनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम USA, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके साथ साथ मतलब जो RL मतलब रीएनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो मशीन टेक्निक्स होती होंगी उनके ऊपर काम करा है। और अब इनको कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पे? तो 1 मिलियन, जिसको ये शेयर करेंगे। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद इनकी एक बुक भी है जिसका नाम क्या है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग एंड इंट्रोडक्शन इन 1998। ठीक है, याद रखना ये कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रीएनफोर्समेंट लर्निंग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ASQ अवार्ड दिया गया बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, अब याद रखना बेटा हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट्स को ये अवार्ड दिया गया है, हमने यहाँ पर एक ही कवर करा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो याद रखते हैं किसको मिला है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गौर करना क्यों मिल रहा है इनको, क्योंकि ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स, ध्यान दो ये जो बॉडी है बच्चे जिसका नाम है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जो कि किसके साथ पार्टनरशिप करा है, मैड्रिड स्पेन बेस्ड ट्रेवल टेक्नोलॉजी कंपनी एमेडस। ठीक है, इन्होंने इस अवार्ड को यहाँ पर पेश करा है। और इसका एक्चुअली में काम क्या है, ये बॉडी क्या करती है बच्चे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये लोगों के बीच में, लोगों मतलब जो पैसेंजर्स होते हैं उनके बीच में जाकर डेटा इकट्ठा करती है, और आप इसे रियल टाइम डेटा भी कह सकते हैं। उसके बेस पे इस डेटा को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर एक कैटेगरी है कि 40 मिलियन पैसेंजर्स को होल्ड करने वाली, तो आप आंसर टिक करेंगे कौन सा आया आपके पास एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन है, इंडोनेशिया जिसको 10 विच वॉन 10 एयरपोर्ट अवार्ड्स, उसके अलावा चाइना जिसे 8 मिले हैं, और इंडिया को कितने मिले हैं, 7। तो मैंने आपको बोला ना हम एक ही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा और भी हैं, केरला के भी हैं, कर्नाटका के भी एयरपोर्ट्स हैं, और उसके अलावा अ टोटल ऑफ 28 एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन वर ऑनर। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर 28 कह सकते हैं 28 एयरपोर्ट्स को इसके साथ नवाजा गया है। ठीक है, और याद रखना है बच्चे जो ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल है, ये बॉडी कब बनी थी, 1991। इसके हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल आपको कनाडा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलो अगला आता है इसके बाद का स्कॉच अवार्ड आता है। ठीक है, अब पहले इसको पढ़ने से पहले ये देखो कि स्कॉच अवार्ड कब बने। तो स्कॉच अवार्ड बने थे 2003 में। ये किसको दिए जाते हैं बच्चा, तो ये एक इंडिपेंडेंट सिविलियन ऑनर है जो किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जो कि किसी भी एंटिटी को क्या मिलता है, इंडिपेंडेंटली मिलता है। ठीक है, तो गौर करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। केरला, कोची केरला बेस्ड मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एक लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जिसको 2 गोल्ड अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, क्यों दिए गए बच्चा, क्योंकि और दिल्ली में दिए गए अवार्ड फॉर इट्स मुथूट महिला मित्र एप्लीकेशन। तो पहला क्या हुआ, महिला मित्र एप्लीकेशन। इस कंपनी ने डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होते हैं, बैंकिंग्स को खोलना, उसको यहाँ पर बढ़ाया है, और इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करा है। उसके अलावा कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में बेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड इस ऐप को मिला है यहाँ पर। उसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस अवार्ड ऑनर्ड फॉर इट्स गृह रक्षा इंश्योरेंस स्कीम विच हैज प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कवरेज टू 2.66 मिलियन बेनिफिशरीज ऑर्गेनाइजेशन। तो महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम करा है। अगर कोई महिलाएं छोटे पैमाने पे कुछ ओपन करना चाहती हैं या फिर इस तरीके से कुछ करना चाहती हैं, तो इसके लिए ये अवार्ड उनको वहां पर दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। अगला आता है आपके पास, कहता है रामसर अवार्ड। आप सबको पता है रामसर डे कब मनाते हैं हम, 2 फरवरी को मनाते हैं, सबको पता है। और रामसर इंडिया और ईरान का एक जॉइंट प्रोग्राम था, इसके बारे में भी हम पहले बातें कर चुके हैं। ठीक है, आइए, कहता है जयश्री वेंकटासन। ठीक है, तो जयश्री आप याद रखो, ये कौन है बच्चा, तो ये चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर हैं। ये पहली वुमेन बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने किसके ऊपर काम करा है, जो वर्ल्ड वेटलैंड अवार्ड है इनको ये दिया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूरे तरीके से किसका यूज करा, वेटलैंड्स का इन्होंने पूरे तरीके से क्या करा, प्रयोग करा। देखो बच्चे, वेटलैंड्स जो होते हैं, आपको बताए हुए वेटलैंड क्या होते हैं बेटा, जैसे पानी के आसपास, लेक के आसपास बताए हुए थे ना, रिवर्स के आसपास की बॉडीज होती हैं। ठीक है, क्या हो रहा था बेटा यहाँ पर, एक्चुअली में अगर हम बात करें, ये जो
पाली करानई मार्शी एरिया है, ठीक है, ये क्या हो रहा था, डिटोरिएट, खत्म होता जा रहा था, और इसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए और बहुत ज़्यादा काम करे, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा सस्टेनेबल, पूरा का पूरा मैनेज करते हुए इस पूरे के पूरे मार्शी एरिया को प्रोटेक्ट करा, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कहता है द रामसर सेक्रेट बेस्ड इन ग्लैंड, ध्यान रखना रामसर एक एग्रीमेंट था दो कंट्रीज का, इंडिया और ईरान का, ध्यान रखना, पर बाद में फिर ये ओपन हुआ। और याद रखेंगे द रामसर सेक्रेट बेस्ड कहां पर है, अब रामसर सेक्रेट कहां पर है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, वहां पर इनका नाम दिया गया और इनको वुमेन चेंज मेकर इन द वर्ल्ड ऑफ वेटलैंड ऐड किया गया, ठीक है। तो 12 औरतें, 12 में से एक कौन है हमारे पास, हमारे इंडिया की, जिन्होंने किसे बचाने के लिए काम करा, तो पलई करानई, पाली करानई, जो ये एक बहुत ही एक लास्ट वेटलैंड बचा हुआ था, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस कैटेगरी में क्या क्या आता है बच्चे, तो वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, फिर उसके बाद है आपके पास वेटलैंड इनोवेशन, रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन, ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब ये वो अदर वुमेन्स हैं जिनको इस फील्ड में अवार्ड दिया गया है, आपने इंडिया वाला ज़्यादा क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है आपके पास सेक्शन यहाँ पे, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, DRDO ने क्या लॉन्च करा है बच्चे, तो अनवेल्स करा है BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर लॉन्च करा, और लॉन्च करने का मतलब है इसका एग्जीबिशन चल रहा था डिफेंस का 2025, कुछ याद आया, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स या ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स 2025 एग्जीबिशन चल रहा था, कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ पर इसे एग्जीबिशन में लाया गया और फिर उसके बाद इसको यहाँ पर पेश किया गया, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में, सब कुछ समझते हैं, ठीक है। देखो बेटा, आप सबको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है वो क्या करता है बेटा, इंडिया जो है वो अग्नि सीरीज वाली मिसाइल्स को क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, आप सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में इस मिसाइल को हमने लॉन्च करा जिस दिन हमारे पास नेशनल साइंस डे था। कौन सा डे था बच्चे, नेशनल साइंस डे, जिस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन हमने इसे क्या करा, यहाँ पे लॉन्च करा। और वो कब मनाते हैं हम, तो 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा, देखो मिसाइल दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा, एक होती है बैलिस्टिक, एक कौन सी होती है, क्रूज। जब हम BM-04 की बात करते हैं बेटा, ये शॉर्ट रेंज मतलब थोड़े एरिया में, ठीक है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें बच्चे, इसके अंदर A2AD सिस्टम है, गौर करना मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, इसके अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है A2AD सिस्टम है, ठीक है। तो A2AD का मतलब होता है, आप फुल फॉर्म लिख लेंगे इसका, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके पास, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, सॉरी, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल सिस्टम, ये इसके अंदर यहाँ पर इस मिसाइल के अंदर, मतलब इस मिसाइल के अंदर इस सिस्टम को भी क्या किया गया है, ये सिस्टम को भी फेल कर सकती है। मैं आपको समझाती हूँ A2AD सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। ये एक एडवांस मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। मतलब अगर हम बात करें, कोई भी एक कंट्री है उसके पास कौन सा सिस्टम होगा, जैसे इंडिया का ही मान लो, मान लो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के पास मान लो A2AD सिस्टम है। जब हम A2AD सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल सिस्टम होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, उसके बाद डिफेंसिव, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, सब कुछ इसके अंदर होता है। इसका मेन एम क्या होता है बच्चे, कि अगर मान लो हमारी कोई मिसाइल कहां पर आ रही है, पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है, तो ये जो सिस्टम है A2AD, ये क्या करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। गौर करना, इसको एंटर करने से मना करेगा और हमारे मिशन को क्या कर देगी, ये वाला जो सिस्टम है ये फेल कर देगा। पर याद रखना, जो अभी हमने मिसाइल बनाई है जिसका नाम क्या है, BM-04, ये एक नॉर्मल मिसाइल
मिसाइल नहीं है बेटा, ये क्या कर सकती है, ये A2AD वाले जो सिस्टम है इसे डिटेक्ट कर सकती है और इसको भी नष्ट करने के लिए कैपेबल है। तो याद करना मैंने क्या बताया आपको, किसी भी कंट्री की जब हम बात करते हैं वो अपनी अपनी हर कंट्री अपने अपने डिफेंस सिस्टम को क्या करती रहती है, मजबूत करती रहती है। उसी में से आपको याद रखना है कि एक सिस्टम होता है जिसका नाम क्या होता है, A2AD, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। ठीक है, तो मान लो कि कोई कंट्री है, मान लो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने क्या करा, A2AD सिस्टम अपना जनरेट कर रखा है। तो अगर हमारी कोई मिसाइल आएगी तो वो उसे डिटेक्ट कर लेंगे और उसे नष्ट कर देंगे हमारी मिसाइल को। पर जब हम बात करते हैं अपनी अब जो हमने मिसाइल बनाई जिसका नाम क्या है, BM-04, ये इतनी कैपेबल है कि ये इस A2AD सिस्टम को नष्ट करते हुए क्या कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, इसमें और कुछ ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी है, तो 400 से 1500 किलोमीटर, और वॉरहेड का वेट कितना होगा, 500 किलोग्राम। ये आप इसके साथ क्लियर कर सकते हैं। कहता है इसके बाद का BM-04 है, इसके 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम रहेंगे। पेलोड वगैरह आपको इतना नहीं याद करना होता बच्चे, सीधे नाम आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। DRDO की बात करते हैं तो आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। चेयरमैन कौन है इसके, समीर कामत, सॉरी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। ठीक है, अगला आता है हमारे लड़ाकू टैंक्स हैं, आप इन्हें कह सकते हैं, मतलब मेन बैटल टैंक है भारत के। ठीक है, जिनकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, और इनको अब हम परचेज करेंगे किससे यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे रशिया से। आइए बात करते हैं। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है किसके साथ, ROE, मतलब रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, ताकि हम क्या करेंगे, कितने $US खर्चेंगे हम यहाँ पर, 248 मिलियन, ताकि हमारे जो मतलब जो टैंक होते हैं, टैंक का जो इंजन है उसका कितना हॉर्स पावर बोला है, 1000 हॉर्स पावर इंजन फॉर 4072 टैंक्स। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, अब हमें इंडिया ने रशिया के साथ एक डील साइन कर ली है जिसमें रशिया हमें T-72 टैंक के अपग्रेडेड इंजन देगा। गौर करना, पहले जो इंजन होते थे वो बहुत ही कम और छोटे, आप ऐसा कह सकते हैं, जो कितने हॉर्स पावर होते थे, 780 हॉर्स पावर होते थे, जो कि बहुत ही छोटे रहते थे। अब उसके कंपैरेटिव उन इंजन्स का हॉर्स पावर कितना बोला गया है, 1000, ये दिया जाएगा। साथ ही साथ इन टैंक्स को बनाने की टेक्निक भी हमें सिखाई जाएगी, और वो टेक्निक हम कहाँ सीखेंगे, आबादी चेन्नई का ये जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री है, यहाँ पर हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, जो T-20 टैंक है बेटा, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में 1970s में। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी आर्मी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लीट के अंदर पार्ट रहे हैं। और अगर हम बात करें तो विद अराउंड 2500 टैंक्स जो है अभी वो ऑपरेशन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम रशिया से सीखेंगे भी, मतलब खरीदेंगे भी, और उसके साथ साथ उनसे इस टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा सीखेंगे भी। ठीक है, अगला आता है सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज हुई है। ये कहाँ पर हुई है बच्चे, तो आप याद रखेंगे गुआम कोस्ट। कहाँ पर आता है ये, तो पैसिफिक ओशन के वेस्ट वाली साइड पे आता है। एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हुई है जिसमें इसको किसने होस्ट करा था, US नेवी ने, इंडियन नेवी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा कोरिया नेवी भी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, जब 2019 में ये एक्सरसाइज चली थी तो US नेवी और रैफ मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया वाले थे, फिर बाद में सारी चीज़ें इसके अंदर मर्ज होती चली गई। तो 2020 में द रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, द साउथ कोरियन आ जाएगी आपके पास, और उसके अलावा इन सब ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, 4 क्वाड मेंबर आप सबको पता है कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इनके साथ साथ इन सब ने भी पार्टिसिपेट इसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी परफॉर्मेंस की गई, और इसके अंदर जो है, और जो कंट्री इसमें जीतेगी, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट लेगी इस एक्सरसाइज के अंदर, उसको ड्रैगन बेल्ट का अवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए। अगला, इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जा रहा है कहाँ पर बच्चे, थाईलैंड, और पहुंच चुका है। ठीक है, तो कौन कौन गया है ध्यान देना है, INS सुजाता, INS शार्दुल, और ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम क्या है, वीरा, जो कि कहाँ पहुंची है बच्चे, फुकेट डीप सी पोर्ट पे, और वो कहाँ पर आता है बच्चे, हमारे पास थाईलैंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुंची है। क्या काम रहेगा इनका, तो इनका काम रहेगा वहाँ पर जाकर पैसेज एक्सरसाइज करना, उनकी शिप उनके सब चीज़ों के साथ,
ताकि हम किसके ऊपर जोर दे सकें। याद करो, मॉरिशस के साथ हमने एग्रीमेंट करा महासागर, मैंने आपको बोला उससे पहले सागर था, तो सागर का ये आ गया ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन इन इंडिया। ठीक है, तो हम थाईलैंड के साथ की ही बात कर रहे हैं। आपने कंबोडिया देखा था ना, मैंने भी कंबोडिया बताया था आपको इस तरीके से इंडिया के साथ साथ यहाँ पे, तो उसी के थोड़ा सा नीचे इस तरफ आपके पास, थोड़ा सा ऊपर सॉरी, आपको क्या देखने को मिलता है, थाईलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कहता है दिस द विजिट स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2025 एज अ पार्ट ऑफ ITS गोइंग ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट टू साउथ ईस्ट एशिया, और इसको कंक्लूड किया गया 4 मार्च को। ITS एक यूनिट है जो कि किसको रिस्पॉन्सिबल है, आर्मी, जो नेवी के जो पर्सोनल होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं उनके साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये गए हैं, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे अगला, इंडिया और किर्गिस्तान की एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, खंजर 12। क्या नाम है इसका, खंजर 12। ये 12th एडिशन है। 2011 से हम हर साल इस मीटिंग को कर रहे हैं। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट कौन आते हैं, तो आप देख लेंगे वहाँ पे सदरी, जो भी इनका नाम है, कैपिटल है बिश्केक, और करेंसी आती है आपके पास सोम। तो ये सीधा सीधा है। ठीक है, चलिए अगला, इंडिया और बांग्लादेश ने कॉर्पेट और बोंगो सागर एक्सरसाइज को करा है। तो 6वां एडिशन हुआ किसका, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का। ठीक है, और उसके अलावा 4थी एक्सरसाइज हुई बोंगो सागर की, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इंडिया और बांग्लादेश को जो बे ऑफ बंगाल दोनों हम शेयर करते हैं, उस एरिया की टेकिंग केयर कह सकते हो, उसके अंदर ऑपरेशंस को यहाँ पर लॉन्च करने की बात की गई है। जॉइंट पेट्रोल को कब इनिशिएट किया गया था, 2018 में। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पर, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन, याद रखना है आपको, पिछले साल जो कांड चल रहा था शेख हसीना के बाद का। और कैपिटल क्या आती है, ढाका, और करेंसी क्या आती है, बांग्लादेशी टका। हम 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। हमारी और बांग्लादेश की लाइन का नाम आपके पास क्या आता है, रेड क्लिफ, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, और मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वो ये भी कवर करता है, मतलब ये भी मतलब बांग्लादेश भी कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है तेजस फाइटर जेट टेस्ट फायर अस्त्र मिसाइल। ठीक है, तो तेजस के ऊपर अस्त्र मिसाइल का क्या किया गया बच्चे, टेस्ट फायर किया गया, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ से किया गया, चंडीपुर, और चंडीपुर कहाँ पर आता है, उड़ीसा में। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है मैं आपको समझा देती हूँ ईजी भाषा में। ठीक है, देखो बेटा क्या बोला गया है। एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं इस मिसाइल के बारे में जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल की अगर हम बात करते हैं बेटा, ये उन जगहों को भी टारगेट कर सकती है जो पायलट नहीं देख सकता है। ठीक है, पायलट अपनी नेकेड आई से कुछ चीजें नहीं देख सकता ना, तो ये जो अस्त्र मिसाइल है ये उनको भी टारगेट कर सकती है और उनको भी क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो लिखा हुआ है अस्त्र मिसाइल को किसने, DRDO ने ही इसको डिजाइन करा है। क्या काम है इसका, एरियल टारगेट डिस्टेंसिंग एक्सीड 100 किलोमीटर, और एडवांस गाइडेंस सिस्टम रहेगा ताकि हाई एक्यूरेसी के साथ ये जाकर टारगेट कर सके। बनाने वाली कौन है, HAL है, आप सबको पता है, जो तेजस एयरक्राफ्ट को बनाता है। अस्त्र 3.8 मीटर लॉन्ग स्टेट ऑफ द आर्ट अस्त्र मिसाइल है। वेट कितना है, 154 kg, सॉलिड फ्यूल जाएगा इसके अंदर, और वॉरहेड कितना रहेगा इसका, 15 kg, ये आप इसके साथ याद रखेंगे। और अस्त्र हैज ऑलरेडी बीन इंडक्टेड टू इंडियन एयरफोर्स, और उसके साथ साथ ये फाइटर जेट के साथ भी काम करता रहा है। ठीक है, चलिए आगे आता है, इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है किसको, एमिनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल को। आप सबको पता है बच्चे, अगर ज़मीन पर लड़ना हो तो आर्मी काफ़ी है हमारे पास, ठीक है, एयरफोर्स काफ़ी है, ठीक है, पर जब हम बात करते हैं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ऐसी पनडुब्बियाँ काम करती है। तो उस पनडुब्बी में एक पनडुब्बी ऐड हुई है जिसका नाम क्या है आपके पास यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे, जिसका नाम आपके पास आता है LSAM 23 यार्ड, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। और इसे मुंबई के डॉक यार्ड पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। चीफ कौन है भी अपनी नेवी के, तो हम सबको पता है दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, डायमंड DA-40NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट आया है। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर इसको देख सकते हैं, और इस एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको हमने किसके साथ
बनाया था, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु एंड डायमंड एयरक्राफ्ट हेडक्वार्टर्ड, कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर, ऑस्ट्रिया, ये आप यहाँ पर कवर रखेंगे। इसके अंदर क्या खासियत है, ये नेक्स्ट जनरेशन का है, सिंगल इंजन है, 4 सीटर एयरक्राफ्ट है और किसके लिए बनाया गया, पायलट ट्रेनिंग के लिए। इसमें इसकी डिलीवरीज आर शेड्यूल टू बिगिन मई 2025 विद अ टारगेट ऑफ 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो किसके साथ आइए, ऑस्ट्रिया के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन आता है रिपोर्ट और रैंकिंग का, और इसको पढ़कर भी वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्या कहता है समझते हैं। कहता है बच्चे यहाँ पर इंडिया का वैल्यू रैंकिंग की गई है। ठीक है, अगेन वैल्यू रैंकिंग मतलब ब्रांड्स की बात हुई है। ठीक है, इसको किसने पेश करा है, तो लंदन का यू गॉव करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसे लॉन्च करा है। हेडिंग क्या थी इसकी, ऑनलाइन रिसर्च डेटा एंड एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं क्या क्या है। कहता है अमेजॉन जो कि यूएसए का है, फ्लिपकार्ट जो कि बेंगलुरु बेस्ड, आनंद मिल्क जो कि आ जाएगा अमूल अपने पास गुजरात, ये 3 मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स हैं कहाँ के, इंडिया के, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कहता है यहाँ पर, और ये इसको कैसे देखा जाता है, तो इसको देखा जाता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस किस तरफ है। तो अमेजॉन के साथ तो आप सबको पता है ये जुड़े हैं लोग, उसके अलावा किसके साथ है, इन 3 बॉडीज़ के साथ ये हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आगे क्या कहता है इसके बारे में, कहता है रैंकिंग जो है वो 6 सेक्टर्स को कवर कर रही थी, जिसमें एयरलाइन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग बुक प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें कवर कर रही थी। ठीक है, मैन जो है, जो मतलब जो आदमी है वो किसको प्रेफर कर रहे हैं, टाटा मोटर्स और एयर इंडिया को, और जो औरतें हैं इंडिया में अगर हम बात करें तो स्विगी और मालाबार गोल्ड को जोर दे रही हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास ग्लास सीलिंग इंडेक्स आ गया। क्या मतलब हुआ ग्लास सीलिंग का, ग्लास सीलिंग का एक्चुअली मतलब हुआ बेटा सॉरी ग्लास सीलिंग का एक्चुअली मतलब क्या हुआ समझते हैं इस बात को। मतलब जैसे एक ऐसा कह लो कि एक ऐसी दीवार है, औरतों के सामने एक ऐसी दीवार है जिसको वो पार करके नहीं जा पा रही है, जो कि उसको रोक रहा है काम करने से। ठीक है, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी, पहले लड़कियों को ना पढ़ने लिखने देना, ये सब इसके अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो कहता है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट ग्रुप है जिसने क्या करा है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स को रिलीज करा, और कब करा, जब इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात चल रही थी। ठीक है, जिसमें स्वीडन ने पहला अपना क्या करा है, पोजीशन को ग्लोबली सिक्योर कर लिया, और किसको रिप्लेस कर दिया, आइसलैंड को, याद रखना, जो पिछले 2 सालों से यहाँ पर जीतता आ रहा था। 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहाँ पे औरतों का पार्टिसिपेशन है या वर्किंग वुमेन जहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें से 5 कौन सी है, नॉर्डिक कंट्री, जिसमें स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस इंडेक्स ने इवैल्यूएट करा कितनी कंट्रीज की औरतों को, 29, और उसके साथ ये किसकी डाटा मेंबर ऑफ ओसीईडी, ओसीईडी मतलब ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इसने टॉप करा है यहाँ पर, सॉरी एमर्ज्ड एज इम्प्रूव्ड कंट्री इंडेक्स के अंदर, और उसके अलावा बॉटम में कौन कौन सी आती हैं, जापान, साउथ कोरिया, टर्की, और हमारा कोई नाम नहीं है इसमें। ठीक है, ये आप इसके साथ कवर करेंगे। अगला ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस। ठीक है, इंडिया के लोगों ने सबसे ज़्यादा किस ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करा, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसका रैंक अगर हम देखें तो 3rd आपको देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम ऑल ओवर की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका 12वां पोजीशन है। पोलैंड बेस्ड PZU इसकी टॉप पोजीशन है, जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 2nd नंबर पे कौन सा आ जाता है, चाइना वाला, और 3rd में कौन सा आता है, हमारा LIC, याद रखेंगे। ठीक है, रिपोर्ट में कितने वो थे इंश्योरेंस ब्रांड थे, 100 थे, याद रखना है। और पिंग एंड इंश्योरेंस एज रिटेन्ड पोजीशन द मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड 9वें साल लगातार, और कितना इसका ब्रांड वैल्यू है तो ये हमें याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए अगला आता है सिप्री का रिपोर्ट आ गई। ठीक है, सिप्री की जो रिपोर्ट है ये हमें अच्छे से पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या लिखा है, कहता है इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट कहती है ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स 2024। ये डेटा किसने रिलीज करा है, तो स्वीडिश का थिंक टैंक जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें यूक्रेन ने
टॉप करा है किस चीज़ में बेटा, वर्ल्ड लीडिंग इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स 2020 से लेकर 2024 के बीच में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का रैंक कितना आता है, सेकेंड लार्जेस्ट हम आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और कतर और सऊदी अरेबिया तीसरे और चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं। रशिया, फ्रांस और यूएसए ये तीन टॉप आर्म एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर मतलब बेचती हैं ज़्यादा। और रशिया रिमेन्स इंडिया टॉप आर्म सप्लायर। अभी भी हम पढ़ रहे थे T-72 टैंक हम कहाँ से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। कहता है फ्रांस एमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर, हमें पता है रफेल वगैरह सब हमने इनसे लिया है। और इजराइल जो है प्रोवाइडिंग 13% ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट। सिप्री के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, सोलना। सोलना कहाँ पर आता है, स्वीडन। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1966 में, ठीक है। अगला आ गया, फसल की रिपोर्ट आ गई, FAO ने इसको पेश करा है, ठीक है। इसके अंदर दो मेजर रिपोर्ट्स आई हैं। पहली है सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ और दूसरी का नाम है क्रॉप प्रॉस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो क्या बोला गया, द रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट कि वीट की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, 796 मिलियन टन 2025, जो कि 1% बढ़ेगी पिछले साल से। इस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ बढ़ रही है ये, तो यूरोपियन यूनियन पर्टिकुलरली फ्रांस और जर्मनी में। FAO की बात करते हैं तो वर्ल्ड ग्रेन रिजर्व श्रिंक बाय 1.9%, ये इतने काम का नहीं, इतना ऊपर आप इसके साथ कवर करेंगे, ठीक है। रशिया यूक्रेन में सी एन इंक्रीज इन स्टॉक, वहाँ पे बढ़ सकता है। राइस प्रोडक्शन की बात करें अगर हम तो 543 मिलियन टन 2024-25 में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें क्रॉप प्रोस्पेक्ट इंडिया और क्योंकि यही कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी जो है मतलब इस फसल को पानी लंबे समय तक चाहिए होता है, तो यहाँ पर मिल सकता है। FAO की बात करें तो इसने 45 कंट्रीज़ को यहाँ पर कवर किया था, जिसमें से 33 अफ्रीकन थी, 9 एशियन थी, 2 साउथ अमेरिकन, कैरेबियन और एक यूरोपियन थी, ठीक है। कहता है कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी अगर रहती है, जैसे मान लो दो देशों के बीच में युद्ध चलता है, तो उसके कारण भी फूड शॉर्टेज विद गाजा एंड सूडान फेसिंग द वर्ल्ड द वर्स्ट फूड क्राइसिस, ठीक है। FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है, क्यू डोंग यू, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, रोम इटली, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। अगला आता है आपके पास इंडिया का टॉप लाइफ इंश्योरेंस इन क्लेम सेटलमेंट, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, IRDI ने एक डेटा को रिलीज करा है जो कि एक हैंडबुक है इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या बोला गया है, ओवरऑल जो CSR जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इंडिविजुअल का, जो डेथ क्लेम है वो विद इन 30 डेज करना होगा, इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट इंश्योरेंस एंड मुंबई बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टूड, कितना परसेंट दिखाया गया वहाँ पे, 96.82%, ठीक है। अगला कहता है दिल्ली का एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का CR रेशियो इतना देखने को मिलेगा आपको, जो कि बिगेस्ट इंश्योरर है इंडिया का। उसके अलावा मुंबई का HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका भी डेटा आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। कहता है LIC जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंश्योरर है, इसने टॉप करा है ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ पॉलिसी सेटल्ड विद इन 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर मरने के बाद जो बेटा जिसने टर्म इंश्योरेंस ली होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस भी आता है। IRDI कब बना था, 1999 में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है अप्रैल 2000 में। चेयरपर्सन कौन है इसके, देवशीष पांडा, और ये भी पिछले साल ही अपॉइंट हुए थे, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला आ गया एयर क्वालिटी रिपोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, और इससे रिलेटेड डेटा हमें यहाँ पर कवर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसके बारे में भी बात करके ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। आओ चलिए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं इसको। कहता है स्विट्जरलैंड बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर, इसने अपना 7वां एडिशन लॉन्च करा है, जिसकी हेडिंग है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, ठीक है। चैड जो कि कंट्री आती है अफ्रीका में, इसने सबसे ज़्यादा क्या करा है यहाँ पर, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इंडिया का क्या रैंक है यहाँ पर, 5वां, किसके बाद, चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कॉन्गो के बाद। अगर हम इंडिया की बात करें तो पर्टिकुलेट मैटर, आपको बताया था मैंने शायद ये किसी वीडियो में, पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं तो 2.5 कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। उसके अलावा डिस्पाइट दिस मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन द नेशनल एवरेज, ये आप इसके साथ पढ़ेंगे, 6th
मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ आर लोकेटेड इन इंडिया, और अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ओनली 7 आउट ऑफ 138 कंट्रीज़ जिनका मैटर मतलब पर्टिकुलेट मैटर जो है वो ठीक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने वाला पॉइंट है आपके पास, क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कहता है ब्राइनी हाथ, जो कि कहाँ पर आता है, असम और मेघालय के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ये इंडिया का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ पढ़ लेंगे, बस डेटा याद रखने वाला है बेटा इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है FDI। आप सबको पता है FDI क्या होता है बच्चे? जब बाहर से जो पैसा है वो इंडिया में लगाया जाता है, ठीक है। बाहर की कंपनीज इंडिया में पैसा लगाती हैं। तो इसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम क्या आता है आपके पास? दुबई, याद रखना है। तो कहता है यहाँ पर आपके पास, अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डेटा, इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर FDI इनटू दुबई। सॉरी, हमने दुबई में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना इतना, ये आप इसके साथ देख लेंगे। इंडिया अकाउंटेड 21.5% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो। उसके बाद USA, फिर उसके बाद फ्रांस, UK और स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिलता है। दुबई अट्रैक्टेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग UAE दिरहम, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। और कितने कितने प्रोजेक्ट चलाए गए हैं ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल न्यूज़ है बेटा सारी की सारी आपके पास, ठीक है। और इसके साथ आप इसे देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं FDI प्रोजेक्ट को लेकर? उसमें UK, उसके बाद इंडिया, US, फ्रांस और इटली आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है हाउसिंग इन इंडिया। इसके अंदर जो है वो एक नई रिपोर्ट आई है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है यहाँ पर आपके पास, नेशनल हाउसिंग बैंक एक अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसों, जो घर से रिलेटेड पैसा आपको प्रोवाइड यहाँ पर करता है, ठीक है। अगर हम बात करें सितंबर 30, 2024 के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन कितने रहे यहाँ पे? 33.53 लाख करोड़, याद रखना है आपने। मिडिल इनकम ग्रुप में कितने रहे? 44%। और उसके अलावा इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स विच मॉनिटर द प्राइस मूवमेंट ईयर टू ईयर कितना बताया गया है? 6.8, ठीक है। फैक्चुअल है बेटा ये न्यूज़ सारी की सारी, इसको आप एक बार पढ़ के से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। फैक्चुअल है पूरी की पूरी। उसके बाद आ गया QS वर्ल्ड रैंकिंग आ गई आपके पास, जो कि किसके ऊपर आती है? सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है इसको भी पढ़कर यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। आइए क्या कहता है यहाँ पे, 15वां एडिशन लॉन्च किया गया किसका? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ का। अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशन, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर द इंडियन स्कूल ऑफ माइन, ISM धनबाद झारखंड, इसने अचीव करा है हाईएस्ट ग्लोबल रैंकिंग को पहली बार। और अगर वो ग्लोबली देखें तो कौन सा रैंक है इसका? 20th पोजीशन इसकी देखने को हमें मिलती है। कहता है USA की अगर हम बात करें, USA की जो बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें 32 एकेडमिक डिसिप्लिन्स को कवर करा है, ये आप इसके साथ कवर करेंगे बच्चा, ठीक है। इंडिया वाली इंपॉर्टेंट है, इंडिया वालियों का क्या रैंक है ये आपको यहाँ पर पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला कहता है इसके बाद का आपके पास यहाँ पे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, ये दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप 5 इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कवर किए जाते हैं। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल और टेक्निकल साइंसेज, इसका 26th रैंक है। किससे डील करता है ये? डेंटिस्ट्री से डील करता है। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, इनका जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ में इनका रैंक आता है। IIT में इनका, उसके बाद JNU का डेवलपमेंट स्टडीज़ में। ये फैक्चुअल है बच्चा, आप इसे खुद कवर कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। साइंस और टेक की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो यूरोप का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एरेना 6 को लॉन्च किया गया है, और ये पहला फ्रांस का, मतलब फ्रेंच का स्पाई सैटेलाइट की तरह काम करेगा। ये भी स्पेस पे जाएगा और क्या करेगा बच्चे? वहाँ पर जाकर स्पेस का एक्सप्लोरेशन करेगा, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। एराइन 6 को बिल्ड किसने करा है? पेरिस बेस्ड एराइन ग्रुप ने, जिसके जो कि किसके साथ काम कर रहा है? एयरबस और साफरन के साथ, ठीक है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? हमारे काम का नहीं है बेटा, हम बस इतना कवर करके इसको जाना है, ठीक है। इट्स अ हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इन्होंने बनाया है, और CSO स्टैंड फॉर कॉम्पोजिट स्पेशियल ऑप्टिक विच ट्रांसलेट टू ऑप्टिकल स्पेस कंपोनेंट इन इंग्लिश। और अगर हम बात करें, ये 3rd और फाइनल सैटेलाइट है इनकी, जो कि वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को कवर करेगी, ठीक है। चलिए अगला
अगला आता है नासा ने लॉन्च करा है स्फीयर एक्स और पंच मिशन को, ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में, फुल फॉर्म काफ़ी रहेगा हमारे लिए। नासा ने 2 मिशन लॉन्च करे हैं, जिसमें एक नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एपोक ऑफ क्या पढ़ेंगे इसे, रीआयनाइजेशन, उसके बाद आइसिस एक्सप्लोरर, और उसके बाद ये पंच वाले को यहाँ पर लॉन्च करा है, ठीक है। क्या काम रहेगा इसका मेन, तो मेन काम रहेगा सोलर सन से रिलेटेड फिनोमिनास को पढ़ना, और जो भी वहाँ पर एवोल्यूशन हो रहा है, जो भी कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स में इवॉल्वेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कहता है ये एक ऐसा स्फीयर एक्स, एक ऐसा स्पेस टेलीस्कोप की तरह काम करेगा। अगर हम बात करें तो ये सर्वे कर लेगा 102 वेवलेंथ से, ठीक है, और अगर हम बात करें जो कि हमारी आंखों से देख पाना बिल्कुल विजिबल नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास लेकर आएगा। उसके बाद 3D मैप बनाएगा, जिसमें 450 मिलियन गैलेक्सीज, और आगे क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे, 100 मिलियन स्टार आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। पंच के अंदर क्या क्या है, तो आपके पास सन के आउटर जो लेयर होती है उसको कोरोना, उसके अलावा सोलर विंड, इन सब के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। आपने सुना होगा अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ज्योग्राफी के अंदर आपने ये टर्म पढ़ी होगी, उसके साथ ये टर्म आपके पास कवर की जाती है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया था पहले इसके साथ का, और अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, मतलब सीधी सीधी बात है, स्पेस को एक्सेस करने के लिए इन सब चीज़ों को लॉन्च वहाँ पर किया गया है। अगला है जियो और एयरटेल ने पार्टनर कर लिया है स्पेस एक्स स्टारलिंक के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा गया है, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पे कोलैबोरेट हुआ है। इस कोलैबोरेशन से क्या किया जाएगा बच्चे, जो रिमोट रीजन्स हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी लाई जाएगी, ताकि रूरल रीजन्स को भी कनेक्टिविटी दी जा सके। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन ऑपरेटेड बाय स्टारलिंक सर्विसेज, ये आप इसके साथ का कवर कर लेंगे, बाकी इतना आपके लिए काम का है, ठीक है। ये किन किन कंट्रीज़ ने आपस में कोलैबोरेट करा है। अगला सेक्शन आपके पास कौन सा वाला आता है, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स को पढ़कर भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका, तो मुशफिकर रहीम, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया किससे, वनडे इंटरनेशनल से। कहाँ के प्लेयर है ये, तो बांग्लादेश के हैं, और ये कौन थे, तो वहाँ पे बैट्समैन थे, ठीक है। सीधा कितने रन जीते, हमारे किसी काम का नहीं है बेटा, इतना नहीं डेप्थ में घुसना है आपने। उसके बाद है प्रेग में क्या हुई है बच्चे आपके पास, चेस मास्टर, तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, क्या नाम आता है इनका, अरविंद चिदम्बरम, ठीक है, याद रखना है। इन्होंने क्या जीता है, प्रेग में जो इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल चल रहा था उसको यहाँ पर जीता है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ के जाना है, बाकी हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। अपने बंदे का नाम याद रखो आप, ठीक है। अगला एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप हुई है, याद रखना है, जिसमें इंडिया ने 6वां एडिशन जीत लिया है। किसे हराने के बाद, ईरान की जो वुमेन कबड्डी टीम थी उसे हराने के बाद। ये हमारी 5वीं विक्ट्री है, याद रखेंगे आप, 2005, 7, 8, उसके बाद 17, 16, और अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सॉरी एक्सेप्ट 16, क्योंकि 16 में कौन ले गया था यहाँ पे, साउथ कोरिया इस टाइटल को ले गया था। कौन थी हमारी कबड्डी टीम की कैप्टन, तो सोनाली शिंगेट, याद रखना है आपने। और एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, 2025 की तेहरान में, जिसमें 7 टीम्स कम्पीट करेंगी। इंडिया इज़ टू होस्ट सेकेंड, हम एडिशन को यहाँ पर क्या करेंगे, होस्ट कर सकते हैं, और कहाँ पर करवाएंगे हम इसे, राजगीर बिहार में, ठीक है। तो ये जानने वाला रहेगा आपके पास। एशियन कबड्डी फेडरेशन की बात करें तो ये बोथ मेन और वुमेन्स टीम से डील करती है, एशिया में कबड्डी से रिलेटेड। किससे एफिलिएशन मिला हुआ है इन्हें, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तेहरान ईरान में, और मेंबर कंट्रीज़ कितनी है इसकी, 19। उसके बाद ये आप सबको पता है, ठीक है, कि 9th एडिशन ICC हम जीत चुके हैं न्यूजीलैंड को हराने के बाद, ये सबको पता है, ठीक है। और इसको फिर मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, सब आपको पता है, रचिन रविंद्रन को क्या मिला, सबको सब कुछ ये आपको पता होगा, ये आप इसके साथ खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला, फीफा ने बैन कर दिया रशिया एंड कॉन्गो फ्रॉम 2026 वर्ल्ड कप, ठीक है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, और बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए क्या लिखा है यहाँ पर समझते हैं इसको। कहता है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, या फीफा जिसे कहते हैं, इसने बैन कर दिया है रशिया और कॉन्गो को 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा उसको यहाँ पर मना कर दिया है, ठीक है। होस्टेड जॉइंटली बाय USA, कनाडा और मेक्सिको इसे यहाँ पर होस्ट करने जा रहा था। ये 23वां एडिशन था, जिसमें 104 मैचेस बीइंग प्लेड अक्रॉस 16 सिटीज़ इन 3 कंट्रीज़
इसके अंदर। रशियन फुटबॉल यूनियन की अगर हम बात करें, इसने मतलब बैन कर दिया है ये बेटा, क्योंकि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जो चल रहा था ना सीन पानी, इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर नॉर्मल तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है इसके साथ का, कॉन्गो हैज़ बिन एक्सक्लूडेड फॉर द टूर्नामेंट टू अनलॉफुल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस करवा दी है इसके लिए, तो यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी इसके साथ आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला कहता है फाइड जो है, मतलब जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसका जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुआ, तो मॉन्टेनेग्रो में यहाँ पर हुआ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं क्या नाम है इनका अपने पास, प्रणव वेंकटेश फ्रॉम बेंगलुरु, इन्होंने इस टाइटल को यहाँ पर जीत लिया है। ठीक है, ये आप इसके साथ याद रखेंगे। उसके अलावा कहता है किसको हराया यहाँ पर, तो स्लोवेनिया कंट्री है उसके एक व्यक्ति को यहाँ पर हराया है। जो वुमेन इंटरनेशनल मास्टर हुआ उसमें अन्ना सुखमन, इन्होंने गर्ल्स टाइटल को जीता है, और किसको हराने के बाद, तो अजरबैजान की, अभी नाम देखो कितना खतरनाक है, तो अयान याद रख लो। ठीक है, टोटल प्राइस फंड कितना रहेगा अंडर 20 के लिए, तो 10,000 यूरोज। फाइट के चेयरपर्सन कौन आएंगे, अर्केडी करके, और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसके, लाउसाने स्विट्जरलैंड, आप याद रखेंगे। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1924, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, आइए अगला सेक्शन आता है आपके पास, कौन सा वाला, बैंकिंग और इकोनॉमी। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप आरबीआई के किसी नॉर्म्स को नहीं मानते हैं तो आरबीआई आपके ऊपर क्या लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है। ठीक है, तो ये पेनल्टी वाली न्यूज़ आप खुद कवर कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद है HDFC बैंक, इंडियन आर्मी और CSE एकेडमी ने प्रोजेक्ट नमन को लाया है। याद करिए, एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि एक विडो थी आर्मी ऑफिस मेजर की, उनकी जो विडो थी उन्होंने एक प्राइज़ रिसीव करा था, पैसे रिसीव करे थे और उनकी माँ वगैरह को नहीं दिया था, याद करो। उसके बाद ही भारत की जो मतलब इंडियन जो मिलिट्री सिस्टम है उसने क्या इंट्रोड्यूस करा था, प्रोजेक्ट नमन को दिया गया था। तो प्रोजेक्ट नमन क्या था, जिसमें सपोर्ट किया जाएगा आर्मी के वेटरन, जो कभी आर्मी की ड्यूटी करी है जिन्होंने, उनकी फैमिलीज को, और नेक्स्ट ऑफ किन उनके परिवार के बिल्कुल करीबी को, और उनको क्या दी जाएंगी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सर्विसेज दी जाएंगी डोर स्टेप पे उनको। ठीक है, तो इन सब ने इस MOU को दोबारा से रिन्यू करा है। प्रोजेक्ट नमन इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफर पेंशन रिलेटेड सर्विसेज, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड वेटरन एंड देयर फैमिलीज, ये आप इसको कवर करेंगे। ठीक है, कहता है पहला फेज जो है वो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, 14 लोकेशंस को कवर करेगा। फेज 2 जो है वो मार्च 2025 में लाया जाएगा और इन एरियाज को कवर करेगा। ठीक है, देखो बेटा आपको भी पता है इन बैंक्स को भी आर्मी से रिलेटेड फायदा होता है, जैसे हॉस्पिटल्स को होता है, ठीक वैसे यहाँ पर इनको भी फायदा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है भी अपने पास, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1895, आर्मी की बात कर रहे हैं। और मोटो क्या है, सेवा परमो धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आरबीआई और जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इन्होंने कैंपेन चलाया है ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को इंडिया में दिया जा सके, जिसमें उनको नॉलेज, स्किल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो फ्रॉड से बचें और धीरे धीरे करके फाइनेंशियल इंक्लूजन करें। सीधी सीधी बात है, बैंकिंग सिस्टम की तरफ बढ़े। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर अगर हम बात करें तो इनमें क्या किया जाएगा, बहुत सारे कैंप बनाए जाएंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स को टारगेट करते हुए बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने टीवी में भी ऐसी ऐड देखी होंगी जिसमें पैसा बचाने के ऊपर बात बताई गई है, या फिर ऐसी बहुत सारी ऐड आती हैं जो फ्रॉड से आपको बचने के बारे में बताती हैं। तो कहता है उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा जिसका नाम होगा आरबीआई कहता है। ठीक है, याद रखना है। मास मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा ताकि लोगों को इकट्ठा करके, जैसे पहले नुक्कड़ वगैरह वगैरह पे ड्रामाज होते थे ना, ताकि लोगों को बताया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा, एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें सारी की सारी बातों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और ये भी बताया जाएगा कि जो फ्रॉड करते हैं लोग वो किसको टारगेट करते हैं, सीनियर सिटीजन्स को या बच्चों को किस प्रकार से टारगेट करके अपनी चीज़ों को फुलफिल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, NCFE ने कोलैबोरेट करा है किसके साथ, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ, ताकि जो 18 साल के बच्चे हैं और मैंने बोला ना बूढ़े और बच्चे तो ट्रैप होते हैं ना, उनकी यहाँ पर बात की गई है। NCFE इज अ सेक्शन 8
कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय द आरबीआई, द सेबी और उसके बाद आईआरडीआई और उसके बाद है आपके पास पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। बाकी आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट सेक्शन आता है आपके पास जिसका नाम क्या आता है, डेज, और डेज को पढ़कर यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे आप सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। जब हम 13 फरवरी को क्या मना रहे थे, नेशनल वुमेंस डे मना रहे थे, तब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि हम 8 मार्च को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आइए कहता है ये कौन सा साल मनाया गया, तो ये 50वां साल था यूएन का ऑफिशियल कोमेमोरेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। थीम क्या थी, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट। द थीम इज फुली अलाइन विद द यूनाइटेड नेशन 69th सेशन जो कि वुमेन्स को लेकर किया गया था, जिसमें जेंडर इक्वालिटी एम्पावरिंग वुमेन और गर्ल बियॉन्ड बीजिंग +30 के बारे में बात की गई थी, ठीक है। हमें भी पता है कि औरतों का क्या स्टेटस है, अगर हम इंडिया में भी बात करें, आप देख रहे हैं बेटा धीरे धीरे करके अपलिफ्टमेंट हो रही है। कैंपेन की बात करें तो ये आप इसके साथ कवर करेंगे। कब स्टार्ट हुआ था ये, 1975 को, और हर साल 8 मार्च को इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कहता है यूनाइटेड नेशन ने 2 रिपोर्ट्स को लॉन्च करा था यहाँ पर, जिसका एक नाम था वुमेन राइट्स इन रिव्यू 30 ईयर्स आफ्टर बीजिंग और गर्ल गोल्स व्हाट हैज़ चेंज फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो ये इसमें रिपोर्ट अंदर कवर की गई थी, ठीक है। चलिए कहता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वुमेन राइट इन रिव्यू 30 ईयर्स आफ्टर बीजिंग नियरली क्वार्टर, ये मतलब डिक्लाइन, ये हमारे अधिकार कहाँ है, लड़कियों के अधिकार कहाँ पर है, इसके साथ बोला गया है, ठीक है। अगला अब हम एक और डे मनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, 10 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आप सबको पता है कि जुडिशरी में जो औरतों का पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाना है, और उसके बढ़ाने के पार्टिसिपेशन के लिए इस डे को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। कहता है द इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी, मतलब औरतों को ऐड करने का काम सबसे पहले एना चांदी या एना कैंडी, जो भी आप इनका नाम याद रखें, ये पहली फीमेल हाई कोर्ट जज थी। कब की बात कर रहे हैं बच्चा हम, ये 1937 की। आप बोलेंगे कि मैडम आपने बोला था कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट था उसकी पहली फीमेल, मतलब पहली हाई कोर्ट में फीमेल जो थी वो कौन थी, वो लीला सेठ थी। तो वो भी आपको याद रखनी है। वो तो हम बात कर रहे हैं आज़ादी की बात की, आज़ादी से पहले कौन थी यहाँ पर, एना चैंडी, ये आप इसके साथ याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा 1989 को जस्टिस फातिमा बीबी हमारा इतिहास बदलती हैं और सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज बनती हैं, ठीक है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है आपके पास कौन सा वाला, अगला आता है आपके पास CISF रेजिंग डे। आपको याद है ना कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कितने ऑर्गन है, याद करो, 7 बॉडीज है इसके अंदर। उन 7 में से एक बॉडी आती है CISF, याद करो, जिसमें कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था यार CISF वालों ने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये कब मनाया जाता है, 10 मार्च को याद रखना है। उनकी कमिटमेंट, उनके सेक्रीफाइसेस के लिए, क्योंकि उन्होंने भी पब्लिक सेफ्टी के ऊपर बहुत सारा काम करा है। तो CISF क्या है बच्चे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि कब बनी थी, 1968 के एक्ट के अंदर। किसके अंडर काम करती है CAPF, तो आपको कई बार बताया हुआ है, यूनियन मिनिस्टर के अंदर काम करती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है अमित शाह। और इन्होंने इनका 56th रेजिंग परेड डे जो था उसे अटेंड करा, कहाँ पर, तमिलनाडु में, और वहाँ पे चीफ गेस्ट बनकर गए थे, ठीक है। ही फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट ग्रेट इंडियन कोस्ट साइक्लोथॉन 2025, ताकि लोगों में कोस्टल एरियाज़ की नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। उसके अलावा जो स्मगलिंग इंक्लूडिंग ड्रग, वेपन, एक्सप्लोजिव है, उनके थ्रेड्स को भी वहाँ पर बताया गया। थीम क्या थी, सिक्योर शोर्स एंड प्रॉस्पर्स इंडिया। शोर समझते हैं ना बेटा, ये वाली बेल्ट की बात हो रही है जो कि कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। आगे अगला कहता है आपके पास वर्ल्ड किडनी डे। कब मनाते हैं हम, 13 मार्च को। एक्चुअली में 13 मार्च को नहीं मनाते हैं, एक्चुअली हम इसे मनाते हैं 2nd थर्सडे ऑफ मार्च को, याद रखना, ताकि अगर किडनी हेल्थ रहेगी, मतलब किडनी हेल्दी रहेगी, तो उसके साथ आगे आप भी हेल्दी रहेंगे, ठीक है। थीम क्या थी, आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ, ठीक है। उसके अलावा जो किडनी की स्टडी होती है बच्चों, उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, आपने याद रखना है, ठीक है। किडनी से रिलेटेड होने वाली बीमारियों में अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, और ओबेसिटी भी है। ओबेसिटी मतलब जो मोटापा आ जाता है, वो इसके साथ कवर किया जाता है, ठीक है।
चलिए, तो ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। फैक्चुअल ज़्यादा है बेटा, इस बार बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो इसके साथ कोई स्टैटिक ऐड नहीं हो पा रहा है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस बार फैक्चुअल कर लो, अगली बार आएगा तो मैं स्टैटिक ऐड करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।